Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 10 the supplementary book. The name of the book Footprint Without Feet. Chapter number 6 continue है. The name of the chapter The Making of Scientist. In last lecture I have completed page number 35 and in page number 36 only last 3 paragraph is left. So let's start. द फॉलोइंग समर यानी नेक्स्ट जो समर सीज़न आने वाली थी आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो फॉलोइंग समर यानी नेक्स्ट जो समर आई उसकी बात है. आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन ईयर था यानी पहला साल था. एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एब्राइट कहाँ गए? बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन. तो उसने वहाँ जाकर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसके लेबोरेटरी में जाकर उसने और ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में नॉलेज लिया. फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, पहले उसने गोल्ड स्पोर्ट्स के बारे में जाना. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसने ये लेबोरेटरी में जो भी एकदम वैल्यूबल ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सबको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो अच्छी से अच्छी रिसर्च करने लगा. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई दैट द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, उसने वहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि ये जो हॉर्मोन्स है उसमें केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो नहीं किस तरह से वो बनता है. अ ईयर एंड हाफ लेटर, यानी एक और दूसरा हाफ यानी 1.5 साल के बाद. ओके, तो 1.5 साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वो जूनियर ईयर में था, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ. तो 1.5 साल के बाद ये जो जूनियर में था तब एब्राइट ने एक आइडिया और एक थियरी बनाई कि अबाउट द सेल लाइफ, ये जो सेल की लाइफ है कि अबाउट द सेल लाइफ, सेल की लाइफ है उसके बारे में उसने क्या किया, एक थियरी बनाई. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स. तो उसने एक्सरे फ़ोटो निकाला केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हॉर्मोन्स का. क्या किया उसने? एक एक्सरे निकाला. व्हेन ही सो दोज फोटो, और जब उसने वो फ़ोटो देखा, फ़ोटो यानी वो एक्सरे, ओके, जब उसने वो फ़ोटो देखा, एब्राइट डिडंट साउट, तो वो चिल्लाए नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट द अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स. तो उसने भी सोचा कि अगर मैं ये इंसेक्ट के हॉर्मोन्स के बारे में जो मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, द फोटोज़ गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिकल पजल. ये जो फोटो से मुझे क्या कर रहे हैं, एक आंसर दे बायोलॉजिकल पजल का. हाउ द सेल कॉल रीड, सेल को हम रीड कैसे क्या करेंगे, कहेंगे. ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, उसने ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, डीएनए का ब्लूप्रिंट निकाला. एंड डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियर ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी. ये जो डीएनए है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसी चीज़ है, ओके, इन द न्यूक्लियर, उसके जो न्यूक्लियर है उसके अंदर, उसमें हेरिडिटी कंट्रोल होता है. यानी हेरिडिटी का मीन क्या होता है, अपने पूर्वज जो हमको देकर गए वो हेरिडिटी है. तो एक दूसरे को वारसों में जो मिलता है वो हेरिडिटी है. तो ये जो डीएनए वो हेरिडिटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. तो दैट इज डिटरमाइन करता है फ्रॉम द फंक्शन ऑफ द सेल. ये फंक्शन है जो सेल का, उसके बारे में वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है. थस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. तो इसलिए ये डीएनए है वो क्या है, लाइफ की ब्लूप्रिंट है. ये जो ब्लूप्रिंट है, सॉरी डीएनए, वो हमारी लाइफ का क्या है, ब्लूप्रिंट है. एब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट,
जेम्स आर रॉन्ग। तो एब्राइट और उसके जो रूममेट थे, ओके, एक का नाम दिया है जेम्स आर रॉन्ग, वर्कड ऑल द नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मोलिक्यूल टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो वो क्या करता था, वर्कड ऑल द नाइट, वो पूरा दिन काम करता था। जेम्स आर रॉन्ग जो उसका एक क्लासमेट था, रूममेट था, वो पूरी नाइट क्या करता था, ड्राइंग पिक्चर करता था ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक मॉडल को बनाता था। द मोलिक्यूल टू शो हाउ इट कुड हैपन, और मोलिक्यूल्स बताता था वो किस तरह से बनता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर द एक्सपेरिमेंटेड एक्सप्लेन द थियरी। उसके बाद उसने क्या किया, लेटर लिखा कि भी इसकी थियरी के बारे में आप क्या करो, बताओ। यानी किससे मांग रहा था वो हेल्प, तो डॉक्टर जो उर्खाक था उसके बारे में। ओके, टुगेदर दे लेटर रोट, उसने लेटर लिखा, एंड पेपर दैट एक्सप्लेन द थियरी उसने एक्सप्लेन कर दी। सरप्राइजिंग नो वन वुड न्यू हिम, सरप्राइजिंग बात ये थी कि कोई उसको जानता नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honor, second in the class of 1510। तो ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, हार्वर्ड में उसको हाई रिस्पेक्ट दी गई, उसको मान किया गया, क्योंकि वो 1510 जो स्टूडेंट थे उसमें उसका सेकंड रैंक आया था, यानी उसके आगे एक ही था। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर्स एट हार्वर्ड्स मेडिकल स्कूल। तो ये जो एब्राइट वेंट टू द बिकम अ ग्रेजुएट, उसने ग्रेजुएट करने के लिए, आगे स्टडी करने के लिए उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया। तो एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट हिज थियरी। उसने वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसका जो टेस्ट इज हिस्ट्री के थियरी में जो उसको इंटरेस्ट था, वही थियरी उसने क्या कर दी, अपने एक्सपेरिमेंट में बताई। इफ़ द थियरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थियरी सही है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थियरी सही है तो ये अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये हमारी जो प्रोसेस ऑफ लाइफ यानी लाइफ जो चल रही है, जो समझ रहे हैं हम, तो उसके बारे में उसने स्टेप्स एक फॉरवर्ड टूवर्ड्स आगे की तरफ लिखा ऑफ लाइफ। इट माइट ऑल्सो हैड टू न्यू आइडिया ऑफ प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। अगर कोई किसी को कैंसर या कोई दूसरा कोई डिजीज़ है, तो उसको आप अपने आइडिया देने में अगर आप उसको रोकते हो तो ये चीज़ सही नहीं है। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। सब लोग जानते थे कि एब्राइट की जो साइंटिफिक है क्यूरियोसिटी वो बहुत ही ज़्यादा है। हिज हाई स्कूल research into the purpose of a sports on a monarch pupa eventually led him to the theory about cell life। तो द हाई स्कूल जो रिसर्च थी उसमें उसने क्या किया, पुपा के बारे में, मोनार्क पुपा के बारे में क्या किया, स्टडी किया। और दूसरी थियरी थी अबाउट द सेल लाइफ, जो सेल लाइफ है उसके बारे में उसने क्या किया, वहाँ पर उसने समझाया। रिचर्ड एब्राइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस फेयर। रिचर्ड जो एब्राइट थे उसको साइंस में बहुत ही इंटरेस्ट था। सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, सबसे पहले उसने बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने ये बटरफ्लाई को अपने घर पे रखा, तो यानी उसके पास अभी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जिसकी वजह से उसको जो चीज़ इंटरेस्ट है, चलो ये चीज़ तो इंटरेस्ट है, लेकिन उसके अलावा दूसरी जो चीज़ें इंटरेस्ट है उसमें वो समय निकाल न पाए, ऐसा नहीं था। यानी ये साथ साथ में उसको भी घर में उसको प्रोटेक्ट करता था, साथ साथ में वो दूसरे भी एक्सपेरिमेंट क्या करता रहता था, चालू रखा था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट। तो ये जो एब्राइट थे वो अच्छे एक चैम्पियन थे, चैम्पियन डिबेटर यानी क्या करते, डिबेट करना, बातें करना। तो ही बिकम अ चैम्पियन ऑफ डिबेटर, वो डिबेटर के तरह चैम्पियन बने।
एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड गुड कॉनेस्ट एंड ऑल अराउंड आउटसाइडर्स पर्सन। तो ये जो एंड पब्लिक स्पीक एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर, वो अच्छा एक डिबेटर चैम्पियन बना। एंड पब्लिक स्पीच, वो पब्लिक स्पीच भी देता था। एंड गुड कॉनिस्ट ऑल अराउंड आवर डोर्स पर्सन, तो आउटडोर पर्सन। तो ये उसने बहुत सारे, जैसे कि भाई ये डिबेट किया, डिबेट में उसको नंबर दिया सब लोगों को। ही इज़ ऑल्सो इज़ एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो अच्छा फोटोग्राफर भी था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जीबिशन। तो वहाँ पर फिर से जो एक एग्जीबिशन साइंटिफिक एग्जीबिशन, जहाँ पर एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, पर्टिकुलर ऑफ नेचर, और मोस्ट ऑफ जो फोटोग्राफर थे वो किसके बारे में थे, नेचर के बारे में। इन शॉर्ट हर एक को लोगों को नेचर देखना अच्छा लगता है। इन हाई स्कूल, अभी हाई स्कूल की बात है, रिचार्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट, रिचार्ड एब्राइट एकदम स्ट्रेट था, अ स्टूडेंट, सीधा खड़ा था, स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उसको लग रहा था कि लर्निंग बहुत ईजी है। ही टर्नेड लॉट्स ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स। तो उसको लगा कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से क्या करेगा, डिबेटिंग कर सकेगा। लेकिन उसकी जो मदर थी, जो घर पर आई थी, तो उसकी तबीयत क्या हो गई, बिगड़ गई। कि हिज एनर्जी टूवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब। ओके, तो ही ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो अच्छा एक फोटोग्राफर था, पर्टिकुलर ऑफ नेचर साइंटिफिक, और वो अच्छे नेचर का फ़ोटो खींचता था। इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट वॉज स्ट्रेट स्टूडेंट, वो अच्छा एक स्टूडेंट था हाई स्कूल में। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उसके लिए लर्निंग ईजी था। ही टर्नेड लॉट्स ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग ऑफ मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब, तो एक अच्छा डिबेटर भी बना। और वहाँ पर ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब है, वहाँ पर उसने क्या किया, डिबेटिंग की। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू द एडमायर रिचार्ड, किसी को उसने फाइंड आउट किया जो रिचार्ड की क्या करे, तारीफ करे, कि रिचार्ड ए वेथर। ही सोशल स्टडीज़ टीचर्स एंड एडवाइज्ड टू बोथ क्लब्स, उसके जो एसएस के टीचर थे उन्होंने एडवाइस किया कि आप बोथ द क्लब, दोनों क्या को क्लब में रखो। मिस्टर वेनर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर हिज देन, तो उस टाइम पर मिस्टर जो वेलर थे वो एकदम परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडिया, उसने मेरे मगज को जैसे ओपन कर दिया और मेरे माइंड में बहुत सारे न्यू थॉट्स, न्यू आइडिया क्या कर दी, रख दी। एब्राइट ने ऐसा कहा। रिचार्ज वुड ऑलवेज गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कि जो रिचार्ज था वो ऑलवेज क्या करता था, एक्स्ट्रा एफर्ट देता था। मिस्टर वेलर सेड व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, तो मिस्टर वेलर थे वो कहते थे कि मिस्टर वेलर सेड व्हाट प्लीज मी वॉज, तो कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा क्या करती थी, प्लीज़ करती थी। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचार्ड ऑलवेज एक्स्ट्रा ऑफर करता था। और मिस्टर जो वेलर थे यानी रिचार्ड के बाद, मिस्टर वेलर से व्हाट प्लीज मी वॉज, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा प्लीज़ करती थी। हियर वॉज हिज पर्सन वो पुट in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and his other interest। तो ये जो रिचार्ड था वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता था। मिस्टर वेलर ये कहते थे कि रिचार्ड अपना जो 3 या 4 घंटे ये जो डिबेट रिसर्च थी वो तो करता ही था, लेकिन साथ साथ में उसकी जो बटरफ्लाई पर जो रिसर्च कर रही थी उसका जो इंटरेस्ट था, यानी उसमें भी उसका ध्यान क्या था, परफेक्ट था। यानी ऐसा नहीं कि भाई एक चीज़ करने में दूसरी चीज़ को क्या कर दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं। वो अपनी तरह से उसका जो प्रयत्न था वो तो चालू ही था, और साथ साथ में वो दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें क्या करता था, करते रहता था। तो यानी वो हर एक जगह वो ध्यान रख सकता था। रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचार्ज कॉम्पिटिटिव था, यानी कोई भी कॉम्पिटिशन करने के लिए वो रेडी था। मिस्टर वेलर कंटिन्यू, मिस्टर वेलर ने कहा कि बट नॉट इन अ बैड सेंस, वो बैड सेंस में नहीं, ओके वो कॉम्पिटेटर था लेकिन बैड सेंस में नहीं। ही एक्सप्लेन रिचार्ड वॉजन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक ऑफ विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो ये जो रिचार्ड था उसको खाली विनिंग पर इंटरेस्ट नहीं था, विनिंग भी ऐसा विनिंग कि जो उनको खाली प्राइज़ दिलवाए, प्राइज़ के लिए जितना वो उनका टारगेट नहीं था,
ओनली प्राइस लेना वो भी उनका टारगेट नहीं था, लेकिन उसका मेन इंटेंशन था चीज़ को सीखना, ये चीज़ किस तरह से होती है उसके बारे में जानना, वो उनका इंटरेस्ट रहता था, उसमें उसको ज़्यादा अट्रैक्शन रहता था। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज, और उसके बाद भी वो जीतता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो ऑलवेज बेस्ट जॉब करता था, यानी जो भी काम करता था वो इतनी अच्छी तरह से करता था कि जनरली कोई भी इंसान उसको देखे तो डेफिनेटली वो सोचेगा कि उसने जो काम किया है बहुत ही अच्छा किया है, और इसकी वजह से उसकी क्या होती थी, जीत होती थी। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, तो उसका एक राइट रीज़न था कि वो ऑलवेज ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो ऑलवेज अच्छा रहना चाहता, अच्छा बनना चाहता था, बेस्ट बनना चाहता था। ओके, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन अ मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और इसीलिए उसमें कैसे इंग्रेडिएंट्स थे कि जो उसको एक अच्छा साइंटिस्ट बना सकता था। ओके, काम तो हर एक लोग करते हैं, लेकिन काम करने में धगस, और दूसरा काम इस तरह से करना है, अच्छी तरह से अपने आप को बाकी सब लोगों से बेस्ट बनाना है, वो उसमें क्वालिटी थी, और इसकी वजह से वो क्या करता था, बेस्ट आता था। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड, ओके, एंड क्यूरियसली एंड मिक्सड इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। तो पहले वो कोई भी एक चीज़ को स्टार्ट करता था, और जब तक उसको उसमें विन यानी जीत हासिल नहीं होती थी तब तक वो काम में लगा हुआ रहता था। एब्राइट हैज़ दिस क्वालिटी, एब्राइट में से क्वालिटी फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो उसने एक जो बुक पढ़ी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक पढ़कर जैसे पूरा वर्ल्ड यानी पूरा वर्ल्ड में उसको साइंस के बारे में उसको नॉलेज बनने लगा, और वो साइंस उसके लिए ओपन हो गया, पूरा साइंस जैसे उसके लिए क्या हो गया था, ओपन हो गया था। रिचार्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचार्ड जो एब्राइट थे उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी भी लॉस्ट नहीं हुई, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो क्या करते रहे, कुछ न कुछ नया वो रिसर्च करते रहे, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी कभी एंड नहीं आई। जैसे आगे यहाँ पर लेसन में दिया है कि वो एवरी ईयर उसको साइंस फेयर में वो पार्टिसिपेट होते थे, और हर बार वो कुछ न कुछ नया करते रहते थे। ऐसा नहीं कि ओल्ड चीज़ को ही वो पकड़ के रहते थे, वो हर बार कुछ नया नया क्या करते थे, लाते थे, और उसी में वो क्या करते थे, हर एक में वो फर्स्ट रैंक भी आता था। उसका रीज़न तो आगे दिया है कि वो हर एक काम को क्या करते थे, बेस्ट वे से करते थे, और इसकी वजह से उनको क्या मिलते थे, इनाम मिलते थे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लेसन है कंप्लीट होता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 है, नाम है उसका द मेकिंग ऑफ द साइंस, उसके क्वेश्चन आंसर रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट्स लाइफ। तो रिचार्ड एब्राइट की लाइफ में ये जो बुक है वो टर्निंग पॉइंट कैसे बनी। तो एब्राइट्स लव्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, एंड बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड he had collected all 25 species from round his hometown। तो एब्राइट को चीज़ें कलेक्ट करना और यानी बटरफ्लाई कलेक्ट करना वो बहुत ही अच्छा लगता था, और जब वो सेकंड ग्रेड में था यानी सेकंड क्लास में था तब तक उसके आसपास जो होम टाउन था उसके आसपास जितने 25 स्पेसीज थी बटरफ्लाई की वो सब उसने क्या कर दी थी, कलेक्ट कर दी थी। ठीक है, यानी उसके आसपास अभी दूसरे कोई ऐसी स्पेसीज थी नहीं कि जिसको वो कलेक्ट करे। दिस प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग। जब उसने ये काम कर दिया तो उसको लगा कि शायद ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड आ गया। उसको क्या था कि ओनली 25 स्पेसीज होगी और हर एक टाइप की स्पेसीज मेरे पास अभी है, दैट मीन्स मेरा जो बटरफ्लाई कलेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। बट हिज मदर गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। लेकिन उसकी जो मदर थी, उसकी मदर ने एक उसको बुक ला कर दी, चिल्ड्रंस बुक थी, और जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, विच वॉज अबाउट हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उसमें दिया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मीनिंग होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना।
ओके, तो वो किस तरह से माइग्रेट करते उसके बारे में उसमें दिया था। द बुक इन्वाइटेड रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन एंड एक्टिविटी, participate in tagging butterfly to help in the research being conducted by डॉक्टर फेडरिक ए उर्खार्क। ये जो बुक दी थी लास्ट में था, जिसने भी रीड किया अगर उसको भी ये बटरफ्लाई जो माइग्रेशन बटरफ्लाई उसके बारे में कुछ काम करना है, उसके बारे में उनको एक्टिविटी कुछ जाननी है, तो वो भी पार्टिसिपेट हो सकते थे। कौन सा काम करना था? पार्टिसिपेट होकर उनको टैगिंग बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाई उसको टैग करना था, उसके ऊपर कुछ सिंबल लगाना, कुछ निशान करना था, कि जिसकी वजह से ये जो डॉक्टर फेडरिक ए उर्कहार्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे, उनकी रिसर्च में उसको कुछ न किसी तरीके से वो हेल्प कर सकते थे। अगर वो ये काम करेंगे तो ये जो डॉक्टर फेडरिक ए उर्कहार्ट है तो उनकी रिसर्च में कुछ न कुछ उसको क्या हो सकता था? यूज़फुल हो सकता था। एब्राइट देन वेंट ऑन द रेज एन एंटायर फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम। उसके बाद ये जो एब्राइट थे उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही बहुत सारे बटरफ्लाई यानी फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी बटरफ्लाई का जैसे एक झुंड वहाँ पर इकट्ठा किया। ओके, इन दिस वे द बुक मैनेज्ड टू कीप हिज एंथुजियम इन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई अलाइव ऑफ सेवरल ईयर्स। तो जिससे हमें पता चलता है कि भाई उनको तो जैसे स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई उसने ओनली 25 स्पेसिस कलेक्ट की, यानी अभी उसका जो रिसर्च वो स्टॉप हो जाएगा, अब उसका कलेक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन उसकी मदर ने जो बुक दिया वो बुक से उनको पता चला और उसके बाद उसने बहुत सारे फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई इकट्ठा अपने बेसमेंट में किया और वो डेली उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते थे, उसमें स्टडी करते थे और ये सब बहुत साल तक चलता रहा, सेवरल ईयर्स, बहुत साल तक ये सब रिसर्च उनका क्या हुआ? चलता है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और उसके लिए जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है वो जिसके उसके एक ओपन हो गया। उनकी जो ईगरनेस थी ये स्टडी के बारे में, जैसे वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ईगरनेस उनकी बढ़ती गई। टू द ईगर यंग कलेक्टर वो नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तो ये जो यंग कलेक्टर थे उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी वो कभी लॉस्ट नहीं हुई। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अभी मैं ये जो रिसर्च किया अभी मुझे आगे रिसर्च नहीं करना है, अभी मैं थक गया हूँ, मेरा इंटरेस्ट अभी कम हो गया है, ऐसा कभी उनको महसूस हुआ नहीं। वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने कुछ न कुछ नया रिसर्च करते रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी मदर ने उसको किस तरह से हेल्प की? ओके, किसको? रिचार्ज को। ओके, तो हिज मदर अनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। जो उसकी मदर थी उसने ये जो रिचार्ड था उसको रिचार्ड को बहुत ही हेल्प की, उसके जो इंटरेस्ट था उसको अनकरेज किया। रिचार्ड का जो इंटरेस्ट था उसको धीरे धीरे वो क्या करती थी? अनकरेज, बढ़ाती थी। इन लर्निंग, ये रिचार्ड था वो ऑलवेज कुछ न कुछ सीखना चाहता था और उसकी मदर उसको ऑलवेज अनकरेज करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उसको ट्रिप पर यानी कहीं घूमने ले जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उसको टेलीस्कोप ला कर दिया, माइक्रोस्कोप ला कर दिया, कैमरास ला कर दिया, माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग क्लाइंब करने के लिए जो मटेरियल वो भी उसको ला कर दिया, एंड अदर इक्विपमेंट, और दूसरे बहुत सारे इक्विपमेंट के जो उसको ज़रूर थे, जो उसको आगे लर्न करने में कुछ सीखने में उसको जो ज़रूर थी वह हर एक चीज़ उसको ला कर दी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज मैनी अदर वेज, और उसको बहुत जगह उसको जहाँ पर ज़रूर पड़ती थी वहाँ पर उसकी मदर ने उसको क्या की? हेल्प की। व्हेन ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू शी हेल्प्ड हिम बाय फाइंडिंग वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकली वर्क बट लर्निंग थिंग्स। तो यहाँ पर व्हेन ही डिडंट हैव एनी थिंग्स टू डू, उसके पास जब कोई काम करने के लिए नहीं होता था, यानी जब वो एकदम आराम से बैठा है, उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, तब उसकी मदर कुछ न कुछ वर्क क्या करती थी? फाइंड आउट करती थी और उसको देती थी। वो मदर उसको कोई फिजिकल वर्क नहीं देती थी, लेकिन लर्निंग थिंग्स, जिससे उसकी लर्निंग का जो स्किल है वो और भी बढ़े, ऐसी कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट करती थी और मदर उसको क्या करती थी? वो चीज़ उसको देती थी, वो चीज़ उसको करने का कहती थी। हिज मदर ऑल्सो गॉट हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। उसकी मदर ने ही ये बुक एक लाकर दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क
एक्स, कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, साइंस के बारे में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। विच वॉज अबाउट हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उसमें दिखा था कि भी ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो किस तरह से सेंट्रल अमेरिका में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। उसके बारे में ये बुक थी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग क्रिएटर, सो कलेक्टर, एंड बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये जो बुक थी जिसकी वजह से पूरे जो वर्ल्ड में साइंस है, साइंस के बारे में उसकी ईगरनेस बढ़ गई, ओके, और उसके लाइफ में जैसे टर्निंग पॉइंट आ गया। अभी तक वो नॉर्मली काम कर रहा था, लेकिन ये बुक को पढ़ने के बाद साइंस में और भी ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आया, वो उसने और भी ज़्यादा वो रिसर्च करने लगा और उसकी लाइफ जैसे पहले से चेंज हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। जब उसने फर्स्ट टाइम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट हुआ, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने वहाँ से क्या सीखा। तो एब्राइट रियलाइज दैट मेयर डिस्प्ले ऑफ समथिंग डज नॉट मीन साइंस। उसने ये सीखा कि ओनली डिस्प्ले कर दिया कोई चीज़ को ओनली डिस्प्ले में दिखा दिया तो वो कोई साइंस नहीं है। टू विन एट साइंस फेयर ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। उसको लगा कि भाई अगर उसको साइंस फेयर में अगर विन करना है, जीतना है, तो उसको कोई रियल एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। ओनली अगर आपने एक ओनली चीज़ बता दी, डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले करने से आपको साइंस फेयर में कोई भी नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कोई रियल एक्सपेरिमेंट बताया तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई इनाम जीत सकते हो। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक। तो उसके बाद उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए। तो फॉर इज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, उसका 8वीं स्टैंडर्ड का जो प्रोजेक्ट था, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्ड नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। तो हर बार वायरल फीवर की वजह से बहुत सारे जो मोनार्क कैटरपिलर है वो मर जाते हैं। ही थॉट द डिजीज माइट बी क्योर्ड by the beetle and so tried to raise caterpillar in the presence of beetle but did not get any real result। उसने सोचा कि अगर ये बीटल की वजह से मरते हैं तो उसका जो जन्म है हम क्या करते, बीटल के सामने रखकर ही उसका जन्म करवाते, उसकी लाइफ इस तरह से स्टार्ट होगी तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन उसे रिसर्च किया, लेकिन उसमें कोई सफलता मिली नहीं, उसका कोई रियल रिजल्ट उसको मिला नहीं। द नेक्स्ट ईयर, जो दूसरा साल था, नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copy monarch। उसके जो नेक्स्ट की जो थियरी थी वो वाइसरॉय बटरफ्लाई के बारे में था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो ऑलवेज कॉपी करते मोनार्क बटरफ्लाई की। तो ऐसा क्यों है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो बर्ड को बहुत ही अच्छा लगता है, यानी बहुत सारे ये जो बर्ड्स है उसको वो क्या करते हैं, ओनली ये वाइसरॉय बटरफ्लाई को खाते हैं, और जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो बर्ड को बहुत ही कम पसंद है। ठीक है, तो ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाई वो ऑलवेज कॉपी करने का ट्राई करते थे कि वो कैसा दिखे, मोनार्क बटरफ्लाई की तरह लगे। क्यों? क्योंकि अगर वो मोनार्क बटरफ्लाई लगेंगे तो शायद उसको कोई मारेगा नहीं, उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, अपने आप को ट्राई करते थे कि वो उस तरह दिखे। टेस्ट गुड ऑफ बर्ड्स, वाइसरॉय डू टेस्ट गुड बर्ड्स, so the more they look like a monarch and less like they are become a bird's dinner। Ebrard's project was to see whether in the fact bird would eat monarch। He found that the starting would not eat ordinary bird's food, it would eat all the monarch it could get। In the second year in the high school, Richard Ebrard began the research that led to his discovery of the unknown insect, a hormone indirectly is also led to his new theory of the life cells to understand the purpose of the 12 tiny gold spots on monarch pupa। He built a device so that the spots were producing hormones necessary for the butterfly full development। In the senior year
He grew cell for the monarch's wings in a culture and showed that the cell would divide and development into normal butterfly wings scale only if they were fed hormones from the gold spores. After his refreshment year at the Harvard University, Albright went back to his laboratory and Department of Agriculture, and using the laboratory of sophisticated instrument was able to identify the hormones chemical structure. उसने hormones के chemical structure देखे. During his junior year, Albright got an idea for his new theory about the cell life. उसने फिर new जो थियरी थी वो सेल लाइफ के बारे में जानी. ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपको PDF दी जाएगी जिसमें क्वेश्चन आंसर होगा. थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली.